आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष यहाँ पर एक नया शीर्षक और जोरदार शीर्षक प्रस्तुत है, जिसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस पद में कवि ने मानवीकरण अलंकार का बखूबी समावेश किया है और कहीं कहीं पर रूपक अलंकार भी समावेश किया है। तो विद्यार्थीगण, इस पद में कवि क्या बताना चाहता है? तो देखिए, इस काव्य में कवि वर्षा के समय जब बादल आते हैं और घेर लेते हैं, तो उन्हीं मनोरम चित्रों का वर्णन इस पद में किया है। वर्षा के समय में जब बादल घिरते हैं, घेर लेते हैं और अपनी लीलाएं दिखाते हैं, तो उन्हीं लीलाओं को, उन्हीं मनोरम चित्रों को कवि ने अपने इस व्याख्या में प्रस्तुत किया है, जिसे आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और भली भांति आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी, व्याख्या प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। देखेंगे अर्थ। कवि कह रहा है कि बादल बहुत ही सज धज के और संवर कर आए हैं। देख लेंगे अर्थ। मेघ का अर्थ होता है बादल, और मेघ जो है उसका उपमा दिया जा रहा है मेहमान से। ठीक है, देखेंगे। मेघ का अर्थ हो गया बादल, बड़े यानी बहुत ही, बन ठन के यानी सज धज के, संवर के यानी संवर के, आए मतलब आए हैं। तो व्याख्या हो गया। कवि कह रहा है कि बादल बहुत ही सज धज के और संवर कर आए हैं। अब आगे देखेंगे अगली पंक्ति में। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। उनके स्वागत में, किनके? बादल के। उनके स्वागत में पूर्वी हवा मानो आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही है। देख लेंगे सभी लोग अर्थ। आगे आगे वही रहेगा अर्थ, नाचती गाती वही रहेगा, बयार यानी पूर्वी हवा। तो उनके स्वागत में, किनके? बादल के। उनके लगा देंगे उनके स्वागत में। उनके स्वागत में पूर्वी हवा मानो आगे आगे नाचती गाती हुई जोड़े हैं, नाचती गाती हुई चल रही है। सब लोग व्याख्या देख लेंगे आप दो पंक्ति का। कवि कह रहा है कि बादल बहुत ही सज धज के और संवर कर आए हैं। उनके स्वागत में पूर्वी हवा मानो आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही है। अब आगे देखेंगे। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। कहने का अर्थ है कि जिसके कारण गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। अब भाई, अब कोई नाच रहा है, गा रहा है, तो दरवाजे खिड़कियां नहीं खुलेंगी। जैसे आप लोग जानते होंगे, शादी विवाह का माहौल जब होता है तो गांव में जब बारात आता है तो सब लोग अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं, देखते हैं। तो वही चीज़ है। तो देखिए, दरवाजे खिड़कियां खुल हैं तो क्यों खुल रही हैं? भाई, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, देखने वाला तो उसका हृदय तो रुकेगा नहीं। तो व्याख्या देखेंगे, लगा देंगे जिसके कारण गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। अब आगे देखेंगे। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, जैसे शहर के मेहमान गांव में आ गए हों। जैसे शहर के मेहमान गांव में आ गए हों। ठीक है, बात को समझ लेंगे। ये दो पंक्ति देखिए। जिसके कारण लगा देंगे, जिसके कारण
गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। जैसे गांव के मेहमान, सॉरी गलत हो गया, जिसके, देखिए यहाँ से है, जैसे जैसे शहर के मेहमान गांव में आ गए हों। बात को समझ लेंगे। पाहुन का देखिए अर्थ होता है मेहमान यानी अतिथि, ठीक है। ज्यों मतलब जैसे, आए हों मतलब आ गए हों, ठीक है। गांव में मतलब गांव में, शहर के मतलब शहर के। तो बात सभी लोग समझ लेंगे। देखिए, जैसे शहर के मेहमान गांव में आ गए हों। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि कह रहा है कि बादल बहुत ही सज धज कर और संवर कर आए हैं। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इस व्याख्या को देखा, भली भांति समझा। आप लोग ऊपर से फिर देख लेंगे, कोई कहीं पे कुछ दिक्कत होगा उसे आप समझ लेंगे फिर से। देखिए, केवल व्याख्या देखिएगा सभी लोग। कवि कह रहा है कि बादल बहुत ही सज धज कर और संवर कर आए हैं। उनके स्वागत में पूर्वी हवा मानो आगे आगे नाचती गाती हुई चल रही है, जिसके कारण गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी हैं। जैसे जैसे शहर के मेहमान गांव में आ गए हों। जैसे शहर के मेहमान, जैसे शहर के मेहमान गांव में आ गए हों, ठीक है। जो का अर्थ क्या होता है? जैसे, जैसे शहर के मेहमान गांव में आ गए हों। कवि कह रहा है कि बादल बहुत ही सज धज कर और संवर कर आए हैं, ठीक है। अब देखेंगे, आगे चलते हैं, पेज को पढ़ते हैं, देखेंगे व्याख्या में। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घुघट सरक के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कहने का अर्थ है कि झुके हुए पेड़, झुके हुए पेड़, झुके हुए पेड़ मानो अपने गर्दन उचकाकर झांकने लगे हों। देख लेंगे सभी लोग अर्थ। पेड़ झुक यानी झुके हुए पेड़, झुके हुए पेड़, गर्दन उचकाए मानो अपने गर्दन उचकाकर, मानो अपने गर्दन को उचकाकर झांकने लगे, झांकने लगे हों। देख लेंगे अर्थ। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, झुके हुए पेड़, झुके हुए पेड़ मानो अपने, ये जोड़े हैं, मानो अपने गर्दन को उचकाकर झांकने लगे हों। गर्दन को उचकाकर झांकने लगे हों। बात को समझ लेंगे फिर से। झुक है बोलेंगे झुके हुए, झुके हुए पेड़ मानो अपने, ये जोड़े हैं क्योंकि व्याख्या में भाव का समावेश होता है। झुके हुए पेड़ मानो अपने गर्दन को उचकाकर झांकने लगे हों। अब आगे देखेंगे। आधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आधी के चलने पर धूल रूपी नवयुवती, धूल रूपी नवयुवती मानो अपनी घाघरा को उठाकर भागने लगी हो। धूल रूपी नवयुवती मानो अपनी घाघरा को उठाकर भागने लगी हो। जैसे मतलब आधी आती है तो सभी धूल उड़ने लगते हैं। जैसा कि हम बताए हैं कि इस काव्य में मानवीय करण अलंकार का बखूबी समावेश किया गया है, जो एक व्यक्ति कर सकता है। यदि वह किसी वस्तु में बताया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जो एक इंसान कर सकता है, जो एक इंसान कर सकता है, जो प्राणी, जो मतलब मानव कर सकता है, वह किसी दूसरे में अगर उसका वर्णन किया जाए तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है। सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए फिर से बात को समझ लेंगे।
आधी चली आधी के चलने पर। ठीक है, इसका व्याख्या क्या हो गया? आधी के चलने पर। धूल भागी, धूल जो है इसका उपमा दिया जा रहा है नव युवती से, नव युवती से। ठीक है, बात को समझ लेंगे। धूल का जो उपमा दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है नव युवती से। ठीक है, नव युवती, सभी लोग बात समझ लेंगे, मतलब जिसकी अवस्था हो 18 से 20 साल। ठीक है, धूल रूपी नव युवती, धूल रूपी नव युवती मानो अपनी, जोड़े हैं, मानो अपनी घाघरा को उठाकर भागने लगी हो। लगी जोड़ दिए फिर से, बात को समझ लेंगे। व्याख्या एक पंक्ति का। आधी के चलने पर धूल रूपी नव युवती, आधी के चलने पर धूल रूपी नव युवती मानो अपनी घाघरा को उठाकर भागने लगी हो। आगे देखेंगे। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। कहने का अर्थ है कि देखिए यहाँ से, नदी रूपी नववधू, नदी रूपी नववधू अपने तिरछी नज़रों से देख रही थी, तभी अचानक घूंघट सरक गया जिससे वह शर्मा गई। तो बात को समझ लेंगे। देखिए, बाकी चितवन उठा मतलब तिरछी नज़रों से देखना। ठीक है, बाकी चितवन उठा का मतलब होता है तिरछी नज़रों से देखना। नदी, नदी का उपमा दिया जा रहा है नववधू, मतलब नई बहू। ठीक है, नई बहू का मतलब क्या होता है? नववधू। सभी लोग बात को समझ लेंगे। नववधू। देखिए, ठिठकी का मतलब होता है सहम जाना, माने संकुचा जाना। ठीक है ना, तो हम व्याख्या में बोलेंगे सहम गई, ये अंत में बोलेंगे, इसी का प्रयोग होगा। ठिठकी मतलब होता है संकोच, यानी सहम जाना। ठीक है, घूंघट सर के, घूंघट सरक गई, कहने मतलब इसमें कैसे बोलेंगे? तभी अचानक घूंघट सरक गई जिससे वह सहम गई। ठीक है, ठिठकी का मतलब होता है संकोच, तो हम इसको व्याख्या में बोलेंगे सहम गई। ठीक है, बात को समझ लेंगे। व्याख्या देखेंगे, प्रारंभ होगा यहाँ से। नदी रूपी नववधू मतलब नई बहू। ठीक है, देखिए जैसा कि बताया जा रहा है कि इस व्याख्या में मानवीकरण अलंकार का बखूबी समावेश हुआ है। तो बात को समझेंगे। मानवीकरण अलंकार होता क्या है आप सभी लोग जानते हैं। जो एक इंसान कर सकता है, यदि वह किसी दूसरे में बताया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखिए, अब नदी तो देखेगी नहीं, नदी तो घोर सकाएगी नहीं, एक इंसान कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? मानवीकरण अलंकार है। तो बात को समझेंगे। नदी रूपी नववधू, नदी रूपी नववधू अपनी, लगा देंगे अपनी, अपनी तिरछी नज़रों से देख रही थी। नदी रूपी नववधू अपनी तिरछी नज़रों से देख रही थी, तभी अचानक, जोड़े हैं, तभी अचानक घूंघट सरक गया, तभी अचानक घूंघट सरक गया जिससे वह, जोड़े हैं, जिससे वह सहम गई। बात को समझ लेंगे अब। नदी रूपी नववधू अपनी तिरछी नज़रों से देख रही थी, तभी अचानक घूंघट सरक गया जिससे वह सहम गई। कवि कह रहा है कि बादल बहुत ही सज धज कर और संवर कर आए हैं। सब लोग व्याख्या देख लेंगे इस 4 पंक्ति का। देखेंगे व्याख्या। झुके हुए पेड़ मानो अपने गर्दन को उचकाकर झांकने लगे हों। आधी के चलने पर धूल रूपी नवयुवती, आधी के चलने पर धूल रूपी नवयुवती मानो अपनी घाघरा को उठाकर भागने लगी हो। नदी रूपी नववधू
अपनी तिरछी नज़रों से देख रही थी, तभी अचानक घूंघट सरक गया, जिससे वह सहम गई। ठिठकी मतलब क्या होता है? सहमना। ठिठकी का अर्थ होता है संकोच, भाव के अनुसार सहम हुए हैं, जिससे वह सहम गई। ठीक है। नदी रूपी नववधू अपनी तिरछी नज़रों से देख रही थी, तभी अचानक घूंघट सरक गया, जिससे वह सहम गई। कवि कह रहा है कि बादल बहुत ही सज धज कर और संवर कर आए हैं। मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल। कवि कह रहा है कि बादल बहुत सज धज के और संवर कर आए हैं। अब आगे देखेंगे। देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधीलिनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कहने का अर्थ क्या है कि बहुत दिनों तक जीने वाले पीपल ने आगे बढ़कर नमस्कार की। ठीक है भाई, बादल जी आए हैं। ठीक है, देखिए बूढ़े पीपल ने, इसका अर्थ क्या हो गया? बहुत दिनों तक जीवित रहने वाले पीपल ने। भाई बुढ़ा गया है तो बहुत दिनों तक जीवित रहा ना, तो वही चीज़ है। बहुत दिनों तक जीवित रहने वाले पीपल ने, इसका अर्थ यह हो गया बहुत दिनों तक जीने वाले पीपल ने आगे बढ़कर नमस्कार की। जुहार मतलब क्या होता है? नमस्कार। तो आपका व्याख्या हो गया, बहुत दिनों तक जीने वाले पीपल ने आगे बढ़कर नमस्कार की। देखेंगे आगे। बरस बाद सुधीलिनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। लता रूपी सखियाँ किवाड़ की ओट लेकर व्याकुल होकर बोली, बरसों के बाद जानकारी लेने आए हो। देख लेंगे, व्याख्या 2 पंक्ति का एक साथ में होगा। देखिए व्याख्या कैसे प्रारंभ हो रहा है। देखिए, लता का उपमा दिया जा रहा है सखी से। ठीक है, तो इसको व्याख्या में बोलेंगे लता रूपी सखियाँ किवाड़ की ओट हो, यानी किवाड़ की ओट लेकर, यानी किवाड़ रहेगा। ठीक है ना, बात समझिएगा। किवाड़ की ओट लेकर, ओट हो मतलब ओट लेकर, यानी जिसे छिप कर, हल्का जरा सा। ठीक है ना, तो किवाड़ की ओट लेकर अकुलाई बोली, व्याकुल होकर बोली। कौन? लता रूपी सखियाँ। लता रूपी सखियाँ किवाड़ की ओट लेकर व्याकुल होकर बोली। ठीक है, बरस बाद, वर्षों के बाद सुधि लेनी, जानकारी लेना। सुधि का मतलब होता है ज्ञान को बोल सकते हैं जानकारी। लेनी मतलब लेना, जानकारी लेना, यानी बरसों के बाद जानकारी लिए हैं, ऐसे बोलेंगे व्याख्या में। देखेंगे 2 पंक्तियाँ एक साथ में व्याख्या। बरस बाद सुधि लेनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। कहने का अर्थ है कि लता रूपी सखियाँ किवाड़ की ओट लेकर व्याकुल होकर बोली। ठीक है ना, लता रूपी सखियाँ किवाड़ की ओट लेकर व्याकुल होकर बोली, आप बरसों के बाद, लगा देंगे आप बरसों के बाद जानकारी लेने आए हैं। आप बरसों के बाद, आप बरसों बोलिए चाहे वर्षों बोलिए। ठीक है, आप वर्षों बोलिए, आप वर्षों के बाद, आप वर्षों के बाद जानकारी लेने आए हैं। अब आगे देखेंगे। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। कहने का अर्थ है कि देखिए ताल यहाँ पे है, यह सेवक का उपमा दिया जा रहा है। ठीक है,
देखिएगा, ताल रूपी सेवक, ताल रूपी सेवक, ताल रूपी सेवक प्रसन्न होकर मानो परात भर के पानी लाया हो। बात को समझ लेंगे। देखिए अर्थ यहाँ से, हर्ष आया यानी प्रसन्न होकर, ताल यानी ताल, ताल का ताल जिसे कि यह कहा जा रहा है सेवक के लिए, ठीक है। तो बोलेंगे ताल रूपी सेवक, ताल रूपी सेवक, ताल रूपी सेवक प्रसन्न होकर, लगा देंगे मानो, ताल रूपी सेवक मानो, बात को समझ लेंगे यहाँ से। देखिए, ताल रूपी सेवक प्रसन्न होकर मानो परात भर के, सभी लोग जानते हैं परात क्या होता है, सबके घर में होगा परात, ठीक है। मानो परात भर के पानी लाया हो। कवि कह रहे हैं कि बादल बहुत सज धज कर और संवर कर आए हैं। अब सभी लोग व्याख्या देख लेंगे इस 4 पंक्ति का, 5 पंक्ति का। बहुत समय तक जीने वाले पीपल ने, बहुत समय तक जीने वाले पीपल ने आगे बढ़कर नमस्कार की, आगे बढ़कर नमस्कार की। लता रूपी सखियाँ किवाड़ की ओट लेकर व्याकुल होकर बोली, आप वर्षों के बाद जानकारी लेने आए हैं। आप वर्षों के बाद, वर्ष, आप वर्षों के बाद जानकारी लेने आए हैं। सब लोग जानते हैं कि वर्ष, जो बरसात होती है वह साल भर के बाद होता है, तो वही चीज़, आप वर्षों के बाद जानकारी लेने आए हैं। अब आगे देखेंगे, ताल रूपी सेवक प्रसन्न होकर, ताल रूपी सेवक प्रसन्न होकर मानो परात भर के पानी लाया हो। कवि कह रहे हैं कि बादल बहुत सज धज के और संवर कर आए हैं। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इस 5 पंक्ति को विधि पूर्वक पढ़ा और ऊपर कुछ थे इसको भी आप लोगों ने पढ़ा। अब चलते हैं आपको दूसरे पेज पर लेकर के देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गाठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कहने का अर्थ है कि क्षितिज रूपी अटारी पर बहुत तेज़ी से बिजली चमकने लगी। देखिए क्षितिज क्या होता है, जमी और आसमां का बीच भाग। तो देखिए क्षितिज अटारी, क्षितिज अटारी, क्षितिज रूपी अटारी पर, ठीक है। देखिए जिससे कि वृक्ष होता है तो उसका जो डाल होता है वही होता है अटारी, तो ये क्षितिज का अटारी है, ठीक है। तो देखिएगा, क्षितिज रूपी अटारी पर तेज़ी से बिजली चमकने लगी। तो कहने का मतलब कि बिजली और बादल दोनों प्रियतम और प्रियतमा हैं। बिजली, देखिए यहाँ पर बिजली जो है वह प्रियतमा है और जो बादल है वह प्रियतम है। तो वही कवि देखिए कह रहा है कि क्षितिज, क्षितिज रूपी अटारी पर तेज़ी से बिजली, दामिनी बिजली, दमकी मतलब चमकने लगी। सब लोग बात को समझ रहे हैं। क्षितिज रूपी अटारी पर तेज़ी से बिजली चमकने लगी। तभी बादल बोले, यहाँ जोड़ेंगे जरा, तभी बादल बोले क्षमा करो अब भरम की गांठ खुल गई है। बादल क्या बोले, तभी बादल बोले क्षमा करो अब भरम की गांठ, अब भरम की गांठ खुल गई है। सब लोग बात को समझ लेंगे। ये 2 पंक्ति, क्षितिज रूपी अटारी पर तेजी से बिजली चमकने लगी। फिर बादल बोले, फिर बादल बोले, यहाँ जो लगा देंगे बादल बोले, फिर बादल बोले क्षमा करो अब भरम की गांठ, अब भरम की गांठ खुल गई है। बादल और बिजली के मुक्त हो जाने पर
बादल और बिजली के मुक्त हो जाने पर उनके मिलन के झरझर आंसू बहने लगे। देखिए, बांध टूटा, बांध टूटा, इसका प्रयोग भाव के अनुसार करेंगे। बांध मतलब बंधन हो गया। देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। बिजली और बादल, बिजली और बादल के बिजली और बादल बंधन से मुक्त हो जाने पर, बिजली और बादल बंधन से मुक्त हो जाने पर बांध टूटा, यानी बंधन टूट गया। ठीक है, तो कैसे इसको व्याख्या बोलेंगे। बिजली और बादल, चाहे बोलिए बादल और बिजली। ठीक है, बिजली और बादल दोनों बंधन से मुक्त हो गए। उनके मिलन के झरझर आंसू बहने लगे, अश्रु ढर के आंसू बहने लगे। ठीक है, बिजली और बादल दोनों, इतना जोड़े हैं, बिजली और बादल दोनों बंधन से मुक्त हो गए। ठीक, क्या जोड़े हैं। बिजली और बादल दोनों, बिजली और बादल दोनों बंधन से मुक्त हो गए और मिलन के झरझर आंसू बहने लगे, और मिलन के झरझर आंसू बहने लगे। कवि कह रहा है कि बादल बहुत सज धज कर और संवर कर आए हैं। तो विद्यार्थीगण, आप लोग इस 4 पंक्ति को फिर से देख लेंगे व्याख्या मिला के साथ में। क्षितिज रूपी अटारी पर तेजी से बिजली चमकने लगी। फिर बादल बोले, चमकी कौन, बिजली। ठीक है, क्षितिज रूपी अटारी पर तेजी से बिजली चमकने लगी। फिर बादल बोले, क्षमा करो, अब भरम की गांठ खुल गई है। बिजली और बादल के बंधन से मुक्त हो जाने पर, बिजली और बादल के बंधन से मुक्त हो जाने पर, देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, बिजली और बादल दोनों बंधन से मुक्त हो गए। ठीक है, बात समझ लेते हैं फिर से। फिर बादल बोले, क्षमा करो, अब भरम की गांठ खुल गई है। बादल और बिजली दोनों बंधन से मुक्त हो गए, बादल और बिजली दोनों बंधन से मुक्त हो गए और मिलन के झरझर आंसू बहने लगे। बात को समझ लेते हैं। क्षितिज रूपी अटारी पर तेजी से बिजली चमकने लगी। फिर बादल बोले, क्षमा करो, अब भरम की गांठ खुल गई है। बिजली और बादल दोनों बंधन से मुक्त हो गए। उनके मिलन के झरझर आंसू बहने लगे। उनके मिलन के, यहाँ उनके ठीक लग रहा है, उनके मिलन के झरझर आंसू बहने लगे। क्षितिज रूपी अटारी पर तेजी से बिजली चमकने लगी। फिर बादल बोले, क्षमा करो, अब भरम की गांठ खुल गई है। बिजली और बादल दोनों के भ्रम टूट गए। बिजली और बादल दोनों के भ्रम टूट गए। उनके मिलन के झरझर आंसू बहने लगे। कवि कह रहे हैं कि बादल बहुत ही सज धज कर और संवर कर आए हैं। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इस मेघ आए काव्य को भली भांति आप लोगों ने पढ़ा। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बहुत जबरदस्त मानवीकरण अलंकार से भरा हुआ यह काव्य आप लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा और आनंद की अनुभूति प्राप्त किया। तो विद्यार्थीगण, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। यह व्याख्या लिख करके अपने गुजश्री को दिखाएं और उनसे आनंद की और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।